तो चलें प्यारे बच्चों, आज एक नया टॉपिक शुरू करना है। उम्मीद है आपने मनी बैंकिंग का फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये पार्ट उससे बेस्ट जाए आपके लिए। तो देख सकते हैं स्क्रीन पे नोट आपको बहुत अच्छे तरीके से शो हो रहे होंगे। ओके चलें। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं बेटा कि यहाँ मैंने पहले स्पेस छोड़ा हुआ है। देखो बैंकिंग के नीचे स्पेस है। सर ये स्पेस क्यों है, आप लिखना भूल गए क्या? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊँगा और डायग्राम की हेल्प से आपको आगे का सारा एक्सप्लेनेशन बताऊँगा। तो चलिए पहले डायग्राम को एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन को समझेंगे। ओके, तो चलिए भाई करते हैं आज की क्लास को शुरू और बताते हैं फिर आपको बैंकिंग होता क्या है एक्चुअल में बेटा जी। उसके बाद फिर हम लोग इसको रीड करेंगे। ओके चलें। अच्छा, मेरी बात बहुत आराम से सुने आप और देख भी रहा आपको बेटा जी। आपको बेटा देखो ये कौन है? सर ये हमारे कुछ लोग हैं जिसे हम बोलते हैं जनरल पब्लिक। बेटा क्या बोलते हैं? जनरल पब्लिक। और बताइए ना और क्या बोलते हैं बच्चा? सरप्लस भी इन्हें बोलते हैं। सर क्यों बोलते हैं ये बताएंगे बाद में, बस समझ लो जनरल पब्लिक ही कौन है बच्चा? सरप्लस। चलो, हम लोग अपना पैसा डिपॉज़िट कहाँ करते हैं? सर हम लोग अपना पैसा डिपॉज़िट करते हैं बैंक के अंदर। कहाँ करते हैं भाई? सर बैंक के अंदर करते हैं, और जिसको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई? सर जिसको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बोल सकते हैं। चलिए, अब जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर हमने पैसा जमा करा तो बैंक हमारे पैसों से प्यारे बच्चों क्या पार्टी करता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करता। वो हमारे पैसों को आगे इन्वेस्ट कर देता है, यानी डिफिसिट सेक्टर को। बेटा किसको? डिफिसिट सेक्टर को वो हमारा पैसा दे देता है। सर ये डिफिसिट सेक्टर कौन होता है? बेटा डिफिसिट सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स आती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जो बैंक से अपना बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए लोन लेती हैं। और राइट, बात समझ रहे हो आप मेरी? तो वो डिफिसिट सेक्टर बोलते हैं, यानी बैंक हमारे पैसों को लैंड कर देती है, आगे दे देती है। एक छोटी सी बात याद रखना, जितना हम बैंक को पैसा देते हैं, बैंक वो सारा पैसा नहीं बेटा, थोड़ा सा पैसा अपने पास रोक के वो सारा पैसा लोन में दे देती है। सर फिर इससे बैंक को क्या फ़ायदा होगा, प्लीज़ ये बताइए। मेरी बात को सुनो बेटा जी, जो बैंक ने इनको पैसा दिया है, अब बदले में ये इन्हें क्या देंगे? सर ऑब्वियस सी बात है, बदले में ये इनको इंटरेस्ट देंगे। बदले में ये इनको क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। जो बदले में ये इनको इंटरेस्ट देंगे ना बेटा, उसको इकोनॉमिक्स पे इंटरेस्ट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं लैंडिंग रेट। आज याद कर लो आपने मेरी छोटी सी बात, लो और इसे लिखते भी रहिए साथ साथ। उम्मीद है आपने इसका PDF निकलवा लिया होगा। क्या बोलते हैं इंटरेस्ट को? लैंडिंग रेट। अब जब इनको इंटरेस्ट मिल गया तो लैंडिंग रेट, जब हमने बैंक को पैसा दे रखा है तो प्यारे बच्चों बैंक हमें भी तो कुछ ना कुछ देगा ना। तो बैंक जो हमें देता है बेटा उसको हम बोलते हैं बोरोइंग रेट, यानी जो बैंक हमें इंटरेस्ट देगा उसको एक्चुअल में इंटरेस्ट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं बोरोइंग रेट। समझ गए बेटा आप मेरी? तो बैंक ने हमें क्या दिया? बोरोइंग रेट बैंक ने हमें दे दिया। अब सर बैंक को क्या इससे फ़ायदा क्या हुआ? बैंक ने इंटरेस्ट लिया और इंटरेस्ट हमें दे दिया। अब सुनो ये और बिजनेस की तरह काम कैसे करता है बेटा। बैंक ने यहाँ से एज एग्जांपल लिया 15% का इंटरेस्ट और बैंक ने हमें दे दिया 7% का इंटरेस्ट। लो भाई आप 7% रख लो, हम लोग खुश हो गए। अब बैंक को कितना फ़ायदा हो गया? सर यहाँ तो बैंक को फ़ायदा हो गया 8% का। एग्जैक्टली बच्चा, बैंक को फ़ायदा हुआ 8% का, जो प्रॉफिट हम बोलते हैं। और पता है इसको इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट नहीं बोलते बेटा, क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं स्प्रेड। तो बैंक को 8% क्या हो गया बेटा? बैंक को 8% हो गया स्प्रेड। तो आपको मेरी बात छोटी सी समझ आ गई बेटा? ये होता है बैंकिंग। अब इसी की सारी कहानी है जो हमें आपको पढ़ानी है। तो आइए शुरू करते हैं इसकी आगे की कहानी को। तो बेटा उम्मीद है आपने बैंकिंग को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि क्या बैंकिंग होता है और किस तरीके से काम करता है। चलें अब उसी तरीके से बात को पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, आपको पता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम बैंक बोलते हैं क्योंकि एक वही है जो पैसों का लेन देन का काम करती है।
बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हु टेक्स मनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक। जो पैसा कहाँ से लेता है? जनरल पब्लिक और सरप्लस, जिसको हम बोलते हैं एज अ डिपॉजिट, एंड दिस मनी लैंड टू द डेफिसिट सेक्टर एज अ लोन। वो पैसा किसको दे देता है? सर वो पैसा दे देता है डेफिसिट सेक्टर को। और मैंने बताया इसके अंदर वो लोग आते हैं जिसको पैसों की नीड होती है, जो बैंक से बड़े बड़े लोन लेते हैं, यानी बड़ी बड़ी फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस। एज अ लोन एज मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और वो उन लोग को पैसा क्यों दे देती है? भाई वो पैसा देती है एज अ इन्वेस्टमेंट, ताकि उससे अर्निंग प्रॉफिट हो सके। एंड विड्रॉ मनी थ्रू चेक। और वो पैसा किससे निकाल सकते हैं? विड्रॉ मतलब निकालना, मनी पैसा, थ्रू चेक, चेक के द्वारा। और अब तो एटीएम भी है, तो चेक के बाद स्लैश करके आप एटीएम पे लिख सकते हैं कि हम एटीएम से और चेक से पैसा निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, बैंक क्या हुआ? बैंक का मतलब है कि ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो जनरल पब्लिक और सरप्लस से पैसा लेती है और डेफिसिट सेक्टर को पैसा देती है एज अ इन्वेस्टमेंट, और उससे प्रॉफिट कमाती है, और हम ये पैसा चेक के थ्रू निकाल सकते हैं। बेटा हमें अपने यहाँ दो तरीके के बैंक पढ़ने हैं। बेटा एक बैंक पढ़ना है कमर्शियल बैंक, और एक पढ़ना है सेंट्रल बैंक। तो आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे अपना कमर्शियल बैंक। ओके, तो चलिए एक बार देख लें क्या होता है कमर्शियल बैंक। अच्छा, पहले हिंदी समझ लो कि होता कौन कौन से। बेटा कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो मतलब पैसों का लेन देन करते हैं एक बिज़नेस एंटिटीज़ की तरह। यानी जो बिज़नेस होते हैं ना, लोगों का मतलब क्या होता है बिज़नेस करने का? कि हम एक ह्यूज प्रॉफिट कमा सकें। सेम टू सेम कमर्शियल बैंक का भी यही एम होता है कि मैं ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकूं। और ये वो बैंक होते हैं जिस बैंक के अंदर हम और आप इजीली जा सकते हैं और इसके कॉन्टैक्ट के अंदर आ सकते हैं। तो वो सारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं। आइए इसकी एक बार मीनिंग पढ़ लेते हैं क्या होता है। कमर्शियल बैंक इज़ प्राइमरी यूनिट, प्राइमरी मतलब सबसे पहली, प्राइमरी यूनिट ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। लाइक अदर बिजनेसेस, commercial bank also aim to earn profit, and for this they offer a variety of services to their customers। वो दूसरे बिजनेस की तरह प्रॉफिट कमाता है। और ये क्या लिखा है? दे ऑफर अ वैरायटी, वो तरह तरह की वैरायटीज़ अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। जैसे अभी आप लोग देखते होंगे ईद पे, दिवाली पे वो ऑफ़र निकालता है बैंक्स वाले कि आप 500 रुपये दें और यहाँ से बाइक ले जाएं, हमसे फिनेंस कराएं और बाइक ले जाएं, इंस्टॉलमेंट्स पे आप बाइकें ले जा सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ वो क्या करता है? बैंक हमें बताता है। ओके, तो उम्मीद है कमर्शियल बैंक की मीनिंग समझ में आप लोग को बहुत अच्छे से आ गई होगी कि ये कमर्शियल बैंक काम कैसे करता है। और नीचे क्या लिखा है? इट इज़ द बैकबोन ऑफ एन इकॉनमी। हमारी इकॉनमी की क्या है भाई? बैकबोन है। बैकबोन क्या होती है? पीछे की हड्डी। अगर ये निकल जाए तो हमारी कमर या हम लोग सही से खड़े भी नहीं हो पाएंगे। ऐसी ही हमारी इकॉनमी सही से खड़ी भी नहीं हो पाएगी अगर यहाँ से कमर्शियल बैंक निकल जाएं। अब देख ले भाई कितने सारे हमारे इंडिया के अंदर कमर्शियल बैंक्स हैं। बेटा देख सकते हैं नेम ऑफ कमर्शियल बैंक। ये पहले मैंने एसबीआई की कुछ ब्रांचेस लिखी हुई हैं कि एसबीआई की कौन कौन सी ब्रांचेस थी। लेकिन पता है आपको छोटी सी बात क्या हुआ था? जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं अभी करंट में, पता है कौन है? निर्मला सीतारमन मैम है। निर्मला सीतारमन मैम ने अपने टाइम में बहुत बढ़िया काम करा था। पता है क्या? एसबीआई की सारी ब्रांचेस को बेटा उन्होंने मर्ज कर दिया था। पता है मर्ज कब कर दिया था मैम ने? मैम ने मर्ज कर दिया था 19 अगस्त। लिख लीजिए भाई, यहाँ डेट नहीं है, मैं लिख देता हूँ। 19 अगस्त में मैम ने ये सारी ब्रांचेस को क्या कर दिया था? मर्ज कर दिया था। और कब? 2020 में। लिख लीजिए बच्चा जी, 19 अगस्त 2020 के अंदर मैम ने एसबीआई की सारी ब्रांचेस को मर्ज कर दिया था। अब इसकी एक ही ब्रांचेस है हमारे और आपके सामने, वो कौन सी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन पहले बहुत सारी थी। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, मैसूर, ट्रेवनकोर, इंदौर, हैदराबाद, पटियाला। तो ये सारी ब्रांचेस थी। ओके, तो आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ इसको देख सकते हैं। अब चलिए अब छोटी सी बात और सुन लेते हैं। बेटा अब यहाँ देखिए,
हाँ, अब ये नेशनलाइज बैंक होते, कमर्शियल बैंक्स के अंदर भी कुछ नेशनलाइज बैंक होते हैं जिसका मोर देन 50% टेक ओवर किसके पास होता है बच्चा, सरकार के पास होता है। तो मैं आपको अभी लिस्ट दिखाऊंगा। अगर आप लोग बैंक के अंदर, कमर्शियल बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो एक बार देख लें कि आप लोगों का अकाउंट भी उसी बैंक के अंदर है जो नेशनलाइज हैं। अगर नहीं है तो कोशिश करें कि अपना अकाउंट आप उसी के अंदर खुलवाएँ। अच्छा, थोड़ी नॉलेज के लिए आप बच्चा यहाँ देख सकते हैं कि मैं बताऊं आप लोग को, ये जो मैंने बॉक्स बना रखा है इतना प्यारा सा, फर्स्ट बैंक कौन सा है हमारे इंडिया का, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कब हुआ था 1770 के अंदर। सेकंड बैंक कौन सा है हमारा, जनरल बैंक, जो 1786 के अंदर। ये नॉलेज के लिए मैंने आप लोग को बता दिया है। ओके, वैसे ये सारे बैंक आप देख सकते हैं। अच्छा, आपको पता है ये जो SBI बैंक है बच्चा, इसका पहला नेम था इम्पीरियल बैंक। ठीक है, जब हम लोग आज़ाद हो गए 47 के अंदर तो हमने ये सोचा कि यार जब अंग्रेज़ चले गए तो हम लोग क्यों उनका चलता हुआ नेम चलाएं, हम तो इसका नेम भी चेंज करेंगे। तो जब से हमने इसका नेम चेंज कर दिया, हमने इम्पीरियल बैंक को ख़त्म करके उसका नाम रख दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जब से अब तक इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही चलता हुआ आ रहा है। तो नॉलेज के लिए याद रख लें, इसका पहला नेम क्या था, इम्पीरियल बैंक। ओके, और अब क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसमें बहुत बड़ा चेंज हुआ था क्या, 19 अगस्त 2020 के अंदर निर्मला सीतारमण मैम ने इसकी सारे ब्रांचेस को मर्ज कर दिया था। तो यहाँ तक बात समझ आई। चले चलते हैं पेज नंबर 8 पर और आगे की कुछ बातें आपको और बताते हैं। चलिए भाई, देख सकते हैं कुछ और ब्रांचेस आप लोग के सामने आ गई हैं। पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट, यूको, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, कुछ फॉरेन बैंक्स भी यहाँ लिखे हुए हैं मैंने, तो आप वो देख सकते हैं। कुछ अदर बैंक्स भी हैं, जो एक्सिस बैंक है, सबसे पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक है हमारे इंडिया का, जो कब इस्टेब्लिश हुआ था 1993 के अंदर। उसके बाद IDBI, बैंक ऑफ राजस्थान, HDFC बैंक। तो ये सारे बैंक कमर्शियल बैंक के अंदर ही आते हैं। क्यों? क्योंकि सर ये सब लोग काम करते हैं अपना पैसा कमाने के लिए और बिजनेसेस की तरह, और हम इनके इस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर आ सकते हैं। सर एक बात तो बताइए, आप बार बार बोल रहे हैं इनसे हम कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, क्या हम और आप RBI के अंदर अपना खाता नहीं खुलवा सकते? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, हम और आप RBI के अंदर नहीं जा सकते। RBI के अंदर सिर्फ बैंक अकाउंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, ऑल द स्टेट गवर्नमेंट के, और ऑल द कमर्शियल बैंक्स के। जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं इन सब के भी अकाउंट कहाँ होते हैं, RBI के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के। ओके, तो ये नॉलेज के अंदर आप देखें। चलें बेटा, मैंने और एक छोटी सी लिखी हुई है डेफिनेशन, कमर्शियल बैंक होता क्या है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। वो बैंकिंग की थी, ये कमर्शियल बैंक की है प्रॉपर तरीके से। आइए देखते हैं इसको भी। It can be very well assumed that the household sector saves a part of its income which is made available to the productive sector for further investment। आप बता दीजिए, जो हाउस होल्ड सेक्टर हैं, जनरल पब्लिक है, वो अपना पैसा कहाँ पर सेव करती है? सर वो अपना पैसा बैंक के अंदर सेव करती है और बैंक एज अ इन्वेस्टमेंट के लिए उसको आगे दे देता है। कमर्शियल बैंक एक्ट एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। अच्छा, कमर्शियल बैंक क्या होता है? इंटरमीडिएट तो होता है। क्यों सर? वो हाउस होल्ड से पैसा लेता है और वही पैसा डेफिसिट को दे देता है। समझे मेरी बात? आगे छोटी सी एक बात आपको और बताऊंगा। एज एग्जांपल, मैंने बैंक को में जमा किए 100 रुपये, तो बैंक 100 रुपये का लोन नहीं देगा प्यारे बच्चों। बैंक अपने पास थोड़ा पैसा रोक लेता है और बाकी का पैसा लोन के अंदर दे देता है। ये वो सारी बातें आगे बताऊंगा आपको, अभी खाली बेसिक आप समझते चलें बेटा। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं इसका। The rate of interest at which commercial bank lend out their reserves to investors is called the lending rate। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के अंदर बता दिया होगा लैंडिंग रेट, कौन से रेट को हम लोग बोलते हैं। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे। चलें, और लास्ट पॉइंट देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द टू रेट्स नॉन एज स्प्रेड। तो आपको स्प्रेड भी पता होगा, क्या बोलते हैं इसको? सिंपल लैंग्वेज के अंदर प्रॉफिट बोलते हैं। और ये कैसे निकलता है? लैंडिंग रेट में से बोरिंग रेट को माइनस कर दो, आपका स्प्रेड आ जाएगा। तो होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बेटा टाइप्स पढ़ लेते हैं, कमर्शियल बैंक के कितने टाइप्स होते हैं? सर कमर्शियल बैंक के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से सर? एक होता है स्केड्यूल्ड बैंक, एक होता है नॉन स्केड्यूल्ड बैंक। स्केड्यूल्ड बैंक वो बैंक होता है जो RBI एक्ट 1934 के अंदर लिखे जा चुके थे। सर लेकिन RBI तो बना था 1935 के अंदर। एग्जैक्टली मेरे बेटा, लेकिन RBI का जो एक्ट था
उसके अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो सब चीज़ें कब लिखी गई थी, 1934 के अंदर। तो उसके अंदर कुछ बैंक जो लिखे गए थे, प्राइवेट के, पब्लिक के, फॉरेन के, वो सारे बैंक्स कौन से होते हैं हमारे, स्केड्यूल बैंक। और नॉन स्केड्यूल बैंक कौन से होते हैं, जो बैंक आरबीआई एक्ट के अंदर नहीं लिखे गए थे। यानी अब जो रिसेंटली आप कुछ बैंक देख रहे हैं कि वो खुल रहे हैं, प्राइवेट बैंक्स के अंदर भी काफ़ी बैंक्स खुल रहे हैं, तो बेटा वो सारे बैंक हमारे नॉन स्केड्यूल के अंदर आएंगे। स्केड्यूल के अंदर कौन कौन से बैंक आते हैं, मैंने कुछ के नेम आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे प्राइवेट में ICICI, HDFC, IDBI एक्सेट्रा। पब्लिक बैंक्स के अंदर SBI, PNB, OBC। फॉरेन बैंक के अंदर अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो ये सारे बैंक आप लोगों के आते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि क्या इसके रोल एंड इम्पोर्टेंस है कमर्शियल बैंक्स के, यानी कि हमारे लिए कमर्शियल बैंक क्यों इम्पोर्टेंस है। चलें पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट, एक्सेलरेटिंग द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा कौन सा पॉइंट है, एक्सेलरेटिंग द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा इस पॉइंट का सिंपल मतलब है कि बैंक पैसों से पैसा बनाने का काम करता है। अगर आपको पैसों से पैसा बनाना है, अगर आपको पैसों से पैसा बनाना है तो आप क्या करेंगे, कमर्शियल बैंक से पैसा लो और पैसा कमा के वापस कर दो। तो ये पहला हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि ये पैसों से पैसा बनाने के काम आता है। सेकंड देखते हैं, प्रोविजनल फिनेंस एंड क्रेडिट। अगर आपको उधार पैसा चाहिए तो ये उसके लिए भी आपकी हेल्प करेगा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। चलिए 9 पेज पे चलते हैं। तो चलिए भाई अब आप लोग को एक और पॉइंट देख लेते हैं, न्यू इम्पोर्टेंस कौन सा है, डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरशिप। बेटा कौन सा काम करता है ये, डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप लोग को एंटरप्रेन्योर बनना है या अपना कुछ स्टार्टअप करना है अपने तरीके से, तो आप बैंक से हेल्प ले सकते हैं, बैंक बिल्कुल आप लोग की हेल्प करेगा। सेकंड लास्ट क्या लिखा है, प्रोमोटिंग बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। अगर आपको प्रमोट करना है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट को, तो ये आपकी हेल्प उसके लिए भी करेगा। देखो रीजनल डेवलपमेंट क्या होता है, गांव देहात के एरिया, अगर आप लोग को उनको प्रमोट करना है तो आप ऑब्वियस सी बात है पैसों की नीड पड़ेगी आप लोग को। तो वो पैसा कहाँ से लेंगे आप, वो पैसा आप बैंक से ले सकते हैं। परफेक्ट। और लास्ट पॉइंट क्या लिखा है बेटा, हेल्प टू कंज्यूमर्स। ये कंज्यूमर्स की हेल्प करता है। अगर आपको पैसों से रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप वो सारी की सारी हेल्प किससे ले सकते हैं बेटा जी, आप वो सारी हेल्प किससे, बैंक से ले सकते हैं। ओके, तो चलिए भाई अब इसके बाद हमारे कुछ लिखे हुए हैं फंक्शंस को पढ़ लेते हैं। अच्छा ये बताइए अभी तक हमने क्या पढ़ा। सर अभी आपने पहले बैंक बताया, बैंक के बाद आपने बैंक की मीनिंग बताई, बैंक की मीनिंग के बाद आपने कमर्शियल बैंक्स के हमें टाइप्स बताए कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, स्केड्यूल, नॉन स्केड्यूल। और उससे पहले आपने हमें बैंक्स बताए थे कितने बैंक्स हैं कमर्शियल बैंक के अंदर। ओके, उसके बाद आपने हमें इंपॉर्टेंस बताए और अब आप हमें बता रहे हैं इसके फंक्शंस। चलो फंक्शंस क्या होता है बेटा, फंक्शंस होता है कि कमर्शियल बैंक काम कैसे करता है, कमर्शियल बैंक वर्क कैसे करता है। बच्चा कमर्शियल बैंक दो तरीके से वर्क करता है, एक होता है प्राइमरी फंक्शन और एक होता है सेकेंडरी फंक्शन। तो पहले प्राइमरी फंक्शन की बात कर लेते हैं। बेटा प्राइमरी फंक्शन के अंदर आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम और कर लेता हूँ। देखिए प्राइमरी फंक्शन के अंदर बहुत छोटी सी बात आ रही है, क्या आ रही है प्राइमरी फंक्शन, एक सेकेंड थोड़ा बैलेंस बिगड़ गया इसका। हाँ जी बच्चा, तो प्राइमरी फंक्शन है हमारा, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। ये क्या होता है कि बैंक हमारे पैसे डिपॉजिट कर सकता है, किस किस तरीके से, सेविंग अकाउंट बैंक में खुलवाते हैं हम लोग, करंट अकाउंट खुलवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी बैंक के अंदर कराते हैं। तो ये 3 तरीक़ों से बैंक हमारा पैसा अपने पास रख सकता है। ओके चलिए भाई चलते हैं आगे, देख लेते हैं थोड़ा सा। सेकंड कौन सा है, एडवांसिंग लोन, के बैंक हमें लोन देता है। फर्स्ट कौन सा लोन देता है, कैश क्रेडिट। सिंपल कि बैंक को अगर कैश चाहिए आपको तो बैंक से कैश ले लो, कुछ रखो और बैंक से पैसा ले लो। बेटे काम करो पेंसिल लेकर ना इसके बराबर में हिंदी के अंदर भी लिखते रहो। जैसे मैंने बताया कैश क्रेडिट, इसका मतलब क्या होता है, कुछ रखो, बैंक के पास कुछ गिरवी रखो और बैंक से पैसा ले लो। चलिए उसके बाद आइए डिमांड लोन्स। डिमांड लोन्स क्या होता है, आपको पता है कि एज अ डिमांड लोन्स क्या आपको मतलब ये पता हो सिंपलिकली क्या होता है। डिमांड लोन्स बच्चा वो होते हैं, ये मोस्टली मिलता है करंट होल्डर्स को।
अच्छा, छोटी सी बात आपको और बतानी भूल गया, सुन लीजिए। सेविंग अकाउंट्स होल्डर को बैंक इंटरेस्ट देता है, ओके, बोरिंग रेट देता है, लेकिन करंट अकाउंट होल्डर्स को कोई भी इंटरेस्ट रेट जो बोरिंग मैंने बताया था ना पैसा रखने का, वो नहीं मिलता। एफडी वालों को भी डेफिनेटली मिलता है, लेकिन करंट अकाउंट होल्डर को नहीं मिलता। उनको बच्चा बैंक कुछ और फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करता है। बैंक क्या करता है, उनको थोड़ी और फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है आप लोग देख सकते हैं। चलिए देखें एक बार। जैसे डिमांड लोन्स, अगर आपको लोन चाहिए, मतलब नॉर्मली बैंक से डिमांड आप लोगों ने करी कि यार अभी पैसा नहीं है, मुझे आप लोन दे दीजिए। बैंक को पता है यार कि इसका पैसा मेरी बैंक से आता जाता है, तो मैं इसको लोन दे देता हूँ। तो करंट अकाउंट होल्डर को ईजिली डिमांड लोन्स भी मिल जाता है। शॉर्ट टर्म लोन्स के बैंक हमें छोटे समय के लिए लोन भी देता है। उसके बाद लिखा है क्रेडिट क्रिएशन। बेटा ये मैं आपको अभी सेकेंडरी फंक्शंस के बाद बताऊंगा। ये इसके लिए मतलब पूरी आप ये माने एक पेज हम लोगों को पड़ेगा, और यही टॉपिक कि मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन का बैंक आपका ना इस चैप्टर से 100% इम्पॉर्टेंट है। कहीं भी लिख लो 100%। अगर इस टॉपिक से कुछ आने के चांसेस होते हैं तो यही टॉपिक होता है जिसका क्वेश्चन नंबर 22 पे आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। ओके, मैं क्वेश्चन तक भी बता के चल रहा हूँ आपको। अब प्लीज़ ये मत बोलना सर ये तो 22 पे नहीं आया, 21 पे आ गया, आगे पीछे आ सकता है, बट मेनली इन्हीं क्वेश्चंस पे आप इसको देख सकते हैं, लेकिन बताऊंगा आपके बाद में। तो समझ में आया एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, ओके, और एडवांसिंग लोन क्या होता है। मनी क्रिएशन आपको आगे बताऊंगा, जिसको हम क्रेडिट क्रिएशन भी कहते हैं। सेकेंडरी फंक्शन देख लेते हैं और कौन कौन से काम करता है। बेटा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, बैंक हमें कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, इसको हम ओडी फैसिलिटी भी बोलते हैं। चलें, ओडी फैसिलिटी क्या होती है हम बता देते हैं आपको। बच्चा ओडी फैसिलिटी का मतलब होता है कि अगर आपके पास करंट अकाउंट होल्डर्स के पैसे बैंक के पास पड़े हैं, और मतलब उसको पैसे कहीं भेजने हैं 500 रुपये, लेकिन पड़े हैं 450 रुपये, तो क्या बोलेगा, वो बैंक से बोलता कि बैंक भाई यार मुझे वहाँ पैसे भेजने हैं, आपको तो मेरा पता ही है कि मेरी सारी ट्रांजेक्शन आपके बैंक से होती हैं, तो आप मेरे बिहाफ पे 500 रुपये भेज सकते हो। तो बैंक बोलता है ठीक है भाई, आपके अकाउंट में 450 हैं, मैं 500 रुपये भेज देता हूँ, क्योंकि बैंक को वो सारी बातें पता हैं कि इन भाई की पैसे हमारे अकाउंट के अंदर आते हैं। तो बैंक हमें ओडी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, हमारे बिहाफ पर पैसा पे कर देता है। उसके बाद क्या लिखा है, डिस्काउंटिंग बिल्स एक्सचेंज, यानी बैंक क्या करता है, बिल को डिस्काउंट भी करता है। जैसे मैंने ए शॉपकीपर से कोई सामान परचेज़ करा, अच्छा ध्यान से सुनो, मैंने ए शॉपकीपर से कोई भी सामान परचेज़ करा और उससे ये कहा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है यार, ये मेरा शॉप रख ले, या मतलब मेरी दुकान का बिल रख ले, और 10 तारीख को आके आप मुझसे पैसे ले जाना। लेकिन क्या हुआ, उस शॉपकीपर को ज़रूरत पड़ गई 10 तारीख से पहले ही, और वो मेरे पास तो आ नहीं सकता, क्योंकि उसने मेरा बिल रिसीव कर लिया था कि मैं आतिफ सर से पैसे लूँगा तो मैं 10 तारीख को ही लूँगा। अब वो क्या करे, अब वो जाएगा बैंक के पास कि बैंक भाई एक काम कर सकते हैं, मेरे पास 10 तारीख को आतिफ सर के पास से पैसे आने हैं, लेकिन मैं उनके पास जा नहीं पाऊँगा, प्लीज़ आप मुझे पैसे दे दीजिए। बैंक फिर कहेगा यार मुझे क्या फ़ायदा होगा, मैं तुम लोग को पैसा क्यों दूँ। तो वो कहेगा शॉपकीपर एक काम करो, आतिफ सर के पास से 1000 रुपये आने हैं, तो आप मुझे 980 रुपये दे दें, 20 रुपये का फ़ायदा आपको भी हो जाएगा। तो बैंक इस तरीके का काम भी करता है। चलिए आगे देखते हैं एजेंसी फंक्शन। बैंक के कुछ एजेंसी फंक्शंस भी हैं, देखते हैं कौन कौन से। ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, पता है आप लोगों को कि हमारे बिहाफ बैंक पैसा जो हमारे फंड्स होते हैं उसको ट्रांसफ़र भी करता, कहीं और भेजने हो तो हम इजीली बैंक के थ्रू वहाँ भिजवा सकते हैं। अगर हमें अपना फ़ंड पैसा जुड़ा हुआ भेजना है कहीं यूएस के अंदर, तो हम यूएस जाके थोड़ी पैसा देकर आएंगे यार, बैंक से वहाँ ट्रांसफ़र करा लेंगे। कलेक्शन ऑफ आइटम्स, बैंक हमारे बिहाफ पे आइटम्स को कलेक्ट भी करता है। जैसे मैंने बोला कि बैंक यार मेरे पास 10 जगहों से पैसे आने, लेकिन बहुत कंफ्यूज रहता हूँ कि कहाँ से कितना पैसा आना है। तो बैंक बोला ठीक है मैं आपके बिहाफ पे सबसे पैसा कलेक्ट कर लूँगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा। तो हम कहते हैं कि यार एक काम कर, जहाँ से भी पैसा आएगा वहाँ से मैं थोड़ा बहुत % आपको भी दे दूँगा। तो बैंक हमारे बिहाफ पे हमारे आइटम्स को कलेक्ट भी करता है। पेमेंट ऑफ आइटम्स, तो ये भी पता है आपको, पेमेंट अगर हमें कहीं से करनी हो, पैसा ना हो, तो हम डायरेक्टली बैंक से भी कर सकते हैं। परचेज़ एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज, बाहरी की करेंसी आपके पास है तो बैंक उसको परचेज़ भी कर लेता है, सेल भी कर देता है।
इनकम टैक्स कंसल्टेंसी बैंक आपको कंसल्ट भी करता है, गाइड भी करता है। अच्छा, कंसल्टेंसी आगे लिख लो, सलाहकारी संस्था। बैंक हमारे लिए क्या है, एक सलाहकारी संस्था भी है, जो इनकम टैक्स से कैसे बचना है वो बैंक हमें हेल्प कर देता है बताने में। अगर आपको बैंक से नहीं मुझसे पूछना है तो कमेंट कर दीजिए, ये मैं आपको बता दूँगा कि आप कम से कम कितना पैसों से इनकम टैक्स से बच सकते हैं। ओके, तो रिस्क लेकर मैं बता सकता हूँ आपको ये सारी बातें थोड़ी बहुत तरीके से, जो मुझे लगता है। लेकिन ये मत बोलना भाई मैं 1 करोड़ रुपये कैसे बचाऊँगा यार, 1 करोड़ रुपये नहीं, थोड़े बहुत पैसे यानी 5 लाख पे थे 5.5 लाख तक के कैसे हम बच सकते हैं। ओके, लेकिन फिर भी यार आप लोग टैक्स दे दिया करें, वो ज़्यादा ही तरीका सही है। कभी आप कहेंगे आखिर सर तो हमें इलीगल वाले काम भी सिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सरकार भी हमारे ऊपर डिपेंड रहती है यार। खैर बात कहीं और निकल जाएगी, हम लोग टॉपिक कवर अप करते हैं। तो ये सलाहकारी संस्था है, उसके बाद क्या, परचेज एंड सेल सिक्योरिटीज़, ये शेयर्स भी परचेज़ और सेल करता है। अगर आपको चाहिए कि बैंक हमारे शेयर परचेज़ करे या हम उससे परचेज़ करें, तो ये दोनों ही काम करता है, परचेज़ भी करता है, सेल भी करता है। चले, और बैंक क्या है, ट्रस्टी एग्जीक्यूटर। बैंक हमारा ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर भी बन सकता है। और लेटर ऑफ रेफरेंस, अगर हमें किसी चीज़ के लिए रेफरेंस चाहिए बैंक का, तो बैंक हमें एक लेटर भी दे देता है। और ये ऐसे नहीं देगा कि आप बैंक के पास गए, बैंक भाई हमें एक लेटर दे दो। अगर आपको बैंक जानता है, बहुत टाइम से आप बैंक से डील कर रहे हैं, तो तभी बैंक आपको अपना एक लेटर देगा, रेफरेंस लेटर, कि हाँ ये इंसान सही है, हमारे बहुत बैंक के अंदर इसका बहुत टाइम से अकाउंट है, तो ये इंसान सही है। इस तरीके का बैंक हमारी हेल्प कर देता है। चलें खैर आगे देखते हैं। जनरल यूटिलिटी फंक्शन, बैंक हमें कुछ और चीज़ भी प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी देख लेते हैं। लॉकर फैसिलिटी जो कि होते हैं बैंक्स के अंदर, ट्रैवलर्स चेक जो बैंक्स के अंदर होते हैं, अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो बैंक्स आपको ट्रैवलर चेक भी दे देता है। ओके, लेटर ऑफ क्रेडिट, अब तो इसकी नीड नहीं पड़ती क्योंकि अब तो कार्ड्स आ चुके हैं, तो आप इजीली बैंक से कार्ड लो, क्रेडिट कार्ड्स, और वहाँ से शॉपिंग पर जो भी करना कर सकते हैं। ये पहले ज़्यादा होता था, ये बैंक ने लिख के दे दिया लेटर पे कि आप 10,000 तक की शॉपिंग कर सकते हैं, 5,000 तक की शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन अब तो आपको ईजिली कार्ड बैंक इशू कर देता है। आगे आइए, अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज़, जो सिक्योरिटीज़ हमारी नहीं बिकती हैं तो बैंक वो भी परचेज़ कर लेता है, ये सोचकर, ये देखकर पूरा रिकॉर्ड कि आगे मुझे कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ही होगा। ओके, तो अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है, जो सिक्योरिटीज़, जो शेयर्स हमारे नहीं बिकते, बैंक उनको भी ख़रीद लेता है। चलें, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। बैंक हमारे स्टैट्स को अपने पास कलेक्ट करके रखता है। स्टैट मतलब कि हमने कितना पैसा कहाँ पे पे करा, किसके अकाउंट में पे करा, कितने बजे करा, कौन से तारीख को करा। और पता है पासबुक के अंदर सब चीज़ें लिखी हुई होती हैं A to Z कि कितना पैसा इस बैंक से कहाँ पर गया, किस टाइम गया, तो उसी को बोलते हैं कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बैंक हमारे लिए वो वाला काम भी करता है। कुछ इसके अदर फंक्शंस भी होते हैं, कुछ अदर काम भी करता है ये। ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, हम लोग को ATM देता है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी देता है। ऑफर्स, न्यू स्कीम हम लोग को प्रोवाइड करता रहता है कि आज इतना कम इंटरेस्ट देना होगा आप लोग को। आधार कार्ड भी अपडेट करता है। पेंशन वगैरह भी हमारी बैंक्स के अंदर आती हैं। और लास्ट वाला बहुत मज़ेदार है जिसका नाम है म्यूचुअल फ़ंड। सर आपने यहाँ भी स्पेस छोड़ा हुआ है, क्यों सर, बता दीजिए हमें। बेटा जी इसलिए क्योंकि मैं आपको ये चीज़ें बताऊँगा, मैं आपको ये चीज़ें बताऊँगा, तो उम्मीद है आप मेरी बात समझ जाएंगे। तो आइए दोबारा से म्यूचुअल फ़ंड को समझ लेते हैं, और म्यूचुअल फ़ंड के बाद ही जो मैंने ऊपर छोड़ा था मनी क्रिएशन का टॉपिक, वो भी आपको बता दूंगा। इसकी वेटेज एग्ज़ाम में 6 मार्क्स की है। तो चलिए समझते हैं दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से, म्यूचुअल फ़ंड को भी और आपके मनी क्रिएशन को भी। चलिए भाई, अब आप लोग को जैसे कि मैंने सारी बातें बता दी हैं, अब एक बार म्यूचुअल फ़ंड को समझ लेते हैं ये क्या होता है। उम्मीद है जो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको कमर्शियल बैंक्स के जितने भी बेटे फंक्शंस बताए हैं प्यारे बच्चों, ये आपको सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में बिल्कुल पूछ लें आप। और ये सारे फंक्शंस मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं, और प्लीज़ इसके आगे हिंदी भी लिखते रहिएगा। अब एक फंक्शन इसका बचा है जो बैंक ने अभी शुरू करा है, म्यूचुअल फ़ंड। बेटा ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से बताऊंगा कि म्यूचुअल फ़ंड होता क्या है। नीचे मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है ना, ये इसलिए कि ताकि मैं आपको बता सकूं। सुनो बेटा, बैंक क्या कहता है, देखो अभी बात सुनो। ये कुछ लोग हैं,
बेटा ये कुछ लोग हैं, इनके पास पैसे हैं, इन भाई के पास पैसे हैं 5 करोड़ रुपए, इन भाई के पास पैसे हैं 7 करोड़ रुपए, इन भाई के पास पैसे हैं 8 करोड़ रुपए। अब ये लोग हो रहे हैं परेशान कि हमारे पास पैसे तो हैं, हम अपने पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करें। तो बैंक कहता है भाई दिक्कत मत लो, आप लोग मेरे पास आ जाओ, आप लोग अपना पैसा लेके मेरे पास आ जाओ। ठीक है जी, बैंक के पास आ गए, लेकिन बैंक आप हमारे पैसों को क्या करोगे। बैंक कहता है मैंने अपने यहाँ बहुत अच्छे सीईओ को बिठा रखा है, मैंने अपने यहाँ बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट को बिठा रखा है, बहुत सीनियर्स लोगों को बिठा रखा है, जो मार्केट में देख रहे हैं कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। जो भी कंपनी मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, हम आपके पैसे को एक पोटली के अंदर जमा करके, भाई ये पोटली छोटी सी देखो हमारी, हम आपके पैसे को पोटली के अंदर जमा करके वहाँ लगा देंगे। और इसी पोटली को क्या बोलते हैं बेटा। सर इसी पोटली को बोलते हैं म्यूचुअल फंड। उम्मीदें समझे होंगे आप। यानी बैंक हमारे पैसे को एक साथ जोड़ता है और जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है उन कंपनी में लगा देता है। अब हम बैंक से पूछ सकते हैं कि बैंक भाई आपको क्या फ़ायदा होगा। अब बैंक कहता है सिंपल सी बात है, अगर इस कंपनी ने हमें एज एग्जांपल 20% प्रॉफिट दिया तो इसमें से हम 3% खुद रख लेंगे और बाकी का 17% आप लोगों के अंदर इसको क्या कर देंगे। सर 17% आप लोगों के अंदर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्यारे बच्चों समझिए आप क्या होता है म्यूचुअल फंड। उम्मीद है समझ में आपको बहुत प्यारा टॉपिक आ गया होगा। और पीछे थोड़ी सी आवाज़ आपको आ रही है, प्लीज़ यार उसको माइंड मत करिएगा, टॉपिक पर कंसंट्रेट करिए। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो चलें बेटा जी, आज वो घड़ी आ चुकी है जहाँ पे हमें आपको बोर्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताना है। बेटा आप यकीन माने बोर्ड के अंदर इसकी वेटेज है 6 मार्क्स। सर 6 मार्क्स का तो हमारा पूरा चैप्टर ही होता है। यस बेटा 5 to 6 मार्क्स में सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर से यही क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। और पता है कौन से नंबर पे मोस्टली क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है प्यारे बच्चों, 20 से लेकर 22 के बीच में। ओके तो आपको मैंने ये भी बता दिया है, चाहे तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एक बार चेक भी कर सकते हैं। ओके ये मैंने खुद एक बार चेक करा तो मोस्टली आपको ये क्वेश्चंस वहाँ मिलेगा। अभी 6 मार्क्स के क्वेश्चन को सर हमें एक्सप्लेन करना कैसे है वो सारी बातें मैं बताऊंगा आपको। ये पूरा पेज आप देख रहे हैं बेटा, ये लो ये पूरा पेज में 6 मार्क्स के हिसाब से लिखा हुआ है। आपको अपना माइंड कुछ भी यूज़ नहीं करना है, सिर्फ जो बातें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, जो डायग्राम मैं आपके सामने बनाऊंगा मेरे बेटा, आपको सिर्फ और सिर्फ वही डायग्राम एग्ज़ाम में बना के आने हैं। अपनी बात कुछ भी ऐड मत करिएगा। ओके चलें बेटा सबसे पहले समझते हैं मनी क्रिएशन होता क्या है। देखो मैं आपको अच्छी डायग्राम से सिखाता हूँ क्योंकि उससे बात समझ में आ जाती है। तो समझो बेटा एक्चुअल के अंदर होता क्या है। हम अभी मैंने आपसे कहा कि हम लोग अपना पैसा डिपॉजिट कहाँ करते हैं। सर हम लोग अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक के अंदर। तो ये मान लो मैंने अपने बैंक के अंदर यानी कमर्शियल बैंक, और बैंक नहीं बच्चा कौन सा बैंक, कमर्शियल बैंक के अंदर मैंने पैसा जमा करा कितने 1000 रुपीज़, 1000 मैंने जमा करे। और भाई बैंक के पास कोई इंसान लोन मांगने के लिए आ गया कि भैया मुझे तो लोन चाहिए 10,000 रुपये का। अब बैंक क्या उसे लोन दे देगा 10,000 रुपये का, जबकि बैंक के पास पैसे भी एक्चुअल में कितने हैं 1,000 रुपये जो कि मैंने बैंक को दिए। अब ये मैं सोच रहा था पहले के पैसे भी होंगे और पैसा भी पड़ा होगा उसके पास, नहीं सिर्फ अभी आप ये मानो कि बैंक को मैंने 1,000 दिए और बैंक को लोन मांगने के लिए आ गया 10,000 रुपये का। अब बैंक इस केस के अंदर उसको 1,000 से कितने ज़्यादा का लोन दे सकता है बेटा। बैंक 1,000 से यानी एक्चुअल अमाउंट से उसे कितने ज़्यादा का लोन दे सकता है बेटा, उसी को हम बोलते हैं मनी क्रिएशन। हम ये मान लेते हैं कि बैंक उसे 1,000 से लगभग 4,000 का लोन दे देगा। बच्चा कितना दे देगा, तो हम लिख देते हैं लैंड अप टू 4,000 रुपीज़। बैंक 1,000 से उसे 4,000 का लोन दे देगा। अब माइंड में आएगी सर ये बताइए आपको कैसे पता कि बैंक 1,000 से 4,000 रुपये का लोन ही दे सकता है, ना 5 का, ना 6 का, ना 7 का। प्लीज़ हमें भी सिखाओ ये वाली बात। बेटा बिल्कुल सिखाऊंगा। अब यह खाली ये वाली बात मान के चलो कि बैंक के पास 1,000 रुपये आए, बैंक उसमें से 4,000 का लोन दे सकता है। ठीक है बेटा
चलिए अब इसकी मीनिंग पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। मनी क्रिएशन और मनी क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन दोनों सेम ही होते हैं। क्रेडिट क्रिएशन इज द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, बेटा किसका प्रोसेस है, पैसा को क्रिएट करने का। कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज़ फॉर एक्सेस ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट, इसे बोलते हैं इनिशियल डिपॉजिट। वो क्या करता है, उसको ज़्यादा करता है अपने इनिशियल डिपॉजिट से, और कितना ज़्यादा हमने बता दिया आपको 4000 का। अब चलिए हम एक एग्जाम्पल आपको समझाएंगे, वो एग्जाम्पल क्या होता है सुन लो। उस एग्जाम्पल शुरू होने से पहले दो बातें आपको प्यारे बच्चों एज्यूम करनी। कितनी बातें, दो बातें आपको प्यारे बच्चों एज्यूम करनी है। कौन कौन सी, देखो लिखा हुआ है, बिफोर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज टॉपिक्स लेट डिस्कस अबाउट द बेसिक अजम्पशंस। कौन कौन सी, द एंटायर कमर्शियल बैंक इज ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट, यानी हम यहाँ पे कमर्शियल बैंक तो बहुत सारे होते हैं सर, लेकिन प्यारे बच्चों हम यहाँ कोई भी एक बैंक मान के चलेंगे, कोई सा भी एक बैंक। और दूसरी क्या बात मानेंगे, और रिसिप्ट एंड पेमेंट आर रोडेड थ्रू द बैंक, और जितना पैसा भी आ रहा है जितना पैसा भी जा रहा है बेटा वो एक ही बैंक से आ रहा है और एक ही बैंक से पैसा जा रहा है। यानी दो बातें एज्यूम करके चलेंगे एग्जाम्पल के अंदर। कौन सी, सर बैंक एक ही बैंक को मान के चलेंगे और एक ही बैंक के अंदर पैसा आ रहा है और जा रहा है। अच्छा अभी क्या लिखा है, लीगल टर्म क्या होता है सुन लो बेटा। लीगल टर्म के अंदर हमारा आता है LRR यानी लीगल रिजर्व रेशियो। ये क्या होता है, पहले मैं आपको छोटे से इसको यहाँ मतलब ब्रीफ में समझा देता हूँ, डिटेल तो आपको आगे बताऊँगा। देखो बैंक को हमने दिए बच्चा 100 रुपये, हमने बैंक को कितने पैसे दिए, 100 रुपये। बेटा बैंक क्या करता है, उन 100 रुपये को लोन के अंदर नहीं देता, बैंक 100 रुपये के दो हिस्से कर लेता है। हम क्या क्या बोलते हैं, एक हिस्से को बोलते हैं LRR और एक हिस्से को बोलते हैं बच्चा हम, मतलब बैंक ने लोन दे दिया। बैंक जो पैसा अपने पास रोकता है, एज एग्जांपल बैंक ने अपने पास 100 रुपये में से रोके भाई 20 रुपये और 80 रुपये बैंक ने कहाँ दे दिए, लोन में दे दिए। तो LR मतलब बैंक अपने पास कितना पैसा रोक कर चलता है। आप खुद सोचिए अगर बैंक सारा पैसा लोन में देता रहेगा तो भाई अगर हम जैसे बैंक के पास पैसे थे, बैंक ने सारा पैसा लोन में दे दिया, अब मुझे ज़रूरत है मैं अपना पैसा निकालने जा रहा हूँ तो बैंक के पास तो पैसा बचेगा ही नहीं। समझिए बात आप मेरी। तो बैंक इसलिए हमारा सारा पैसा नहीं देता, थोड़ा पैसा रोक लेता है, और जो पैसा रोक लेता है उसे हम बोलते हैं LRR लीगल रिजर्व रेशो। बैंक ने अभी कितने रोके, 20 रुपये। अच्छा छोटी सी बात और बताऊं, बैंक के पूरे 20 रुपये अपने पास नहीं रखता बच्चा, पता है किसके पास रखता है, बैंक इन 20 के भी दो हिस्से कर लेता है बेटा। एक को हम बोलते हैं CRR और एक को हम बोलते हैं SLR। CRR क्या होता है कि बैंक इसके भी दो पार्ट करता है, एक पार्ट अपने पापा के पास रखवाता है यानी अपने सेंट्रल बैंक के पास रखवाता है कि ज़रूरत पड़ने पे मैं आपसे ले सकता हूँ, अभी आप मेरे पैसे को रख लो। तो भाई एज एग्जांपल ये 5 रुपये रखवा देगा CRR की में, और बाकी जो पैसे इसके पास रहेगा एक्चुअल के अंदर उसे हम बोलेंगे SLR। क्या बोलेंगे बेटा उसे हम, SLR बोलेंगे। तो छोटी सी बात मैंने किसकी बता दी आपको, LRR की बता दी। प्लीज़ थोड़ा मैंने देखो जूम भी कर दिया यार, देख लो इसको आप। ओके अब चलें बेटा, अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। लीगल टर्म भी आपको समझ में आ गया होगा, इसमें हम 3 चीज़ें आपकी बनाएंगे बहुत अच्छे से। चलें सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा राउंड्स की। बच्चे जी फिर हम बात करेंगे यहाँ डिपॉजिट्स की। इस एग्जाम्पल से पूरी कहानी समझ में आपको आ जाएगी, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ 100%। पूरे YouTube पे समझ में आए या ना आए, लेकिन बेटा यहाँ ज़रूर आ जाएगी। उसके बाद हम लेके चलते हैं राउंड्स, डिपॉजिट, LRR और लोन, यानी रुपीज़ हमने कितना दिया, और LRR हम लोग मान के चलेंगे 20%। कितना मान के चलेंगे बेटा, 20%। चलो बैंक के पास कितने पैसे आए, फर्स्ट राउंड में हम क्या मानेंगे, सर बैंक के पास ना हमारे 1000 रुपये आए। ये लो भाई लिख दिया मैंने, बैंक के पास 1000 रुपये आए। अब बैंक 1000 में से कितना रोकेगा अपने पास, 20% चल रहा है आपका रेट, तो सर सिंपल सी बात है बैंक 200 रुपये रोकेगा। और कितने लोन के अंदर दे देगा, सर बैंक लोन के अंदर 800 रुपये दे देगा। अब ये 800 रुपये कहाँ गए, मैंने कहा था ना एक ही बैंक मान के चलेंगे। ये मानो कि वापस ये 800 रुपये दोबारा से इसी बैंक के अंदर आ गए। बैंक अब कितने रोकेगा अपने पास, सर बैंक अब अपने पास पैसे रोक के चलेगा, कितने होते हैं इसके 160, बताइए मुझे। हाँ सर 160 होते हैं। और बैंक बाकी अब लोन में कितने दे देगा, सर बैंक अब लोन में दे देगा 640 रुपये। थर्ड राउंड देख लो, सर थर्ड राउंड में भी सेम टू सेम वही चीज़ चल रही है। अब बैंक के पास कितने पैसे आ गए, सर बैंक के पास 640 आ गए। बैंक ने क्या करा, सर बैंक ने अब अपने पास पैसे रोके होंगे, इसके कितने हो गए 128।
और कितना लोन में दिया होगा, 512 बैंक ने दिए होंगे। बेटा मेरी बात को समझो, अब जब जब बैंक की ये एक्चुअल अमाउंट आएगी ज़ीरो, बेटा कितनी आएगी, जब बैंक की ये अमाउंट आएगी ज़ीरो, तो आप इन सब पैसों को जोड़ के देख लेना, बैंक के पास ऑलरेडी 5,000 रुपये हो चुके होंगे। जब LRR की अमाउंट कितनी आएगी, ज़ीरो, पता है बैंक कितना पैसा अपने पास रख चुका होगा, 1,000 रुपये। और पता है जब इसकी अमाउंट ज़ीरो आएगी तो बैंक कितना पैसा लोन में दे चुका होगा, सर 4,000 रुपये। तो आ गए ना वही वाली बात कि बैंक ने 1,000 से 4,000 का लोन दे दिया और 1,000 अपने पास रख भी लिया और उसने 5,000 पैसे उसके पास आ भी गए। सर आप ये तो बताइए कि बैंक ने 4,000 का लोन दिया कैसे, आपने कैसे निकाला 4,000? बात तो सुनो, बहुत सिंपल है। जिस फॉर्मूले का नाम बच्चा होता है मनी मल्टीप्लायर, तो ये लिखा फॉर्मूला क्या होता है बच्चा नेम, मनी मल्टीप्लायर। मैंने कैसे निकाला, बैंक के पास जितने पैसे हैं बैंक उससे कितने ज़्यादा का लोन दे सकता है, उसको हम निकालते हैं अपने LRR के फॉर्मूले से। देखो कैसे, इसका नाम है मनी मल्टीप्लायर। ये फॉर्मूला बच्चा होता है 1/LRR। क्या होता है, 1/LRR। चलो 1 LRR कितना है हमारा, सर LRR हमारा 20% है। बेटे क्या मैं 20% को 0.20 लिख सकता हूँ, 0.20? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ से पॉइंट हटा दिया, ऊपर कितने आ गए आपके, सर 2 थे तो ऊपर 2 ज़ीरो आ गए, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो मैंने कट करा और 2 5 10 बच्चा, यानी कितना आ गया आपका 5 टाइम्स के बैंक 5 गुना तक लोन दे सकता है। तो बैंक के पास 1,000 आए थे, बैंक कितने तक लोन दे सकता है, सर 5,000 तक का बैंक लोन दे सकता है। तो यानी मैंने यहाँ 4,000 लिखे हैं, आप ये मान के चलो कि बैंक लगभग 5,000 का लोन दे सकता है। ये लो, लेकिन बैंक देता कितना का लोन है, सर 4,000 रुपये का लोन देता है। वो 1,000 तो अपने पास रोक के चलता है ना, तो वो वाली बात है। आप 5 लिखो या 4 लिखो, मैंने दोनों आपको लिख के बता दिए हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा जी आपको, बहुत छोटी सी। तो अब इसी बात को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, दोबारा सुन लो ब्रीफ के अंदर, कभी आप कंफ्यूज प्लीज़ मत होना यार। सुनो, बैंक ने क्या करा कि मेरे पास एक्चुअल अमाउंट थी बहुत थोड़ी सी, लेकिन लोन मांगने के लिए मेरे पास लोग आ गए बहुत सारे। तो बैंक ने क्या कहा कि भाई मैं आपको इतना सारा लोन तो दे नहीं सकता, मैं आपको 1,000 मेरे पास है, मतलब खुद ही बात करता है, मैं आपको इसके 5,000 तक का 5 गुना तक मैं आपको इसका लोन दे सकता हूँ। तो बैंक ने ये इस तरीके से उनको इतना लोन दे सकता है, ऐसे बैंक अपने लिए पैसा क्रिएट करता है। बेटा समझे बात आप मेरी प्यारे बच्चों? अब देख सकते हैं इसी बात को मैंने यहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है। बस ये तो है आपका, पहले क्या लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे, मीनिंग के बाद डायग्राम बना दो, डायग्राम के बाद अजम्पशन, अजम्पशन के बाद लीगल टर्म, और लीगल टर्म के बाद ये स्केड्यूल, स्केड्यूल के बाद यही स्केड्यूल को मैंने नीचे क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। ये लो दिख रहा होगा बेटा आपको, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। लेट सपोज इनिशियल डिपॉजिट इन बैंक ₹1,000, बेटा 1,000 बैंक में थे, एंड LRR is 20%, इट मीन्स बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप ओनली ₹200 एज अ कैश रिजर्व एंड आर फ्री टू द लैंड 800 रुपये। 200 रुपये रखेगा और वो 800 रुपये दे देगा। कैश रिजर्व आ गया यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है भाई, LRR की बात कर रहा है कि अपने पास 200 रखेगा और 800 रुपये लोन में दे देगा। फिर क्या हुआ, सपोज बोरोवर ने वही पैसे जमा करे बैंक के अंदर 800 रुपये, एंड नाउ बैंक कितने रखेगा 20% और 640 वो बैंक दोबारा लोन में दे देगा। तो बच्चे हमारी यही सारी बात चलती रहती है। बोरोवर यूज दीज लोन फॉर मेकिंग पेमेंट विच अगेन कम बैक इनटू द अकाउंट, दोबारा से अकाउंट के अंदर आते रहेंगे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक्स आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, जो किसकी फॉर्म में क्रिएट होता है बेटा पैसा, डिपॉजिट की, विद एवरी यूनिट ऑफ मनी इट कीप्स एज अ रिजर्व, जो पैसा वो एक्चुअल के अंदर अपने पास जोड़ के रखता है ना, उससे मनी मल्टीप्लायर निकलता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/LRR होता है, और हमने आपको ये भी बता दिया कि किस तरीके से निकलता है। फिर छोटी सी बात मैंने लिख दी है कि वो कितना है भाई आपका 5 टाइम्स 5 गुना लगभग ये आ चुका है। और एक बात सुन लीजिए, टोटल डिपॉजिट हम कैसे निकालते हैं, जब इसके कुछ न्यूमेरिकल में कराऊंगा ना बेटा आपको, तब ये टॉपिक आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। अभी ये देख लो, टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय मनी मल्टीप्लायर। टोटल डिपॉजिट कितनी थी हमारी, सर 1,000, देख सकते हैं, मतलब इनिशियल डिपॉजिट हमारी कितनी थी सर 1,000, और मनी मल्टीप्लाई हमारा सर 5 था, तो कितना आ गया हमारी टोटल डिपॉजिट 5,000। तो वही तो मेरा आ रहा था 5,000, समझ गए। अब नीचे मैंने लिखा है कंक्लूजन, ये क्या होता है बेटा, इसे बोलते हैं समरी ऑफ द टॉपिक, कि मैं पूरे क्वेश्चन में क्या बताना चाह रहा हूँ उस बात को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। मनी मेनली टू इन्वेस्टर इन इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी लीड्स टू द राइज इन नेशनल इनकम
थ्रू द क्रेडिट क्रिएशन। ये कहना यह चाह रहा है अगर हमारी इन्वेस्टमेंट ना हो इकॉनमी के अंदर तो हमारा नेशनल इनकम इंक्रीज़ नहीं हो सकता। हमें राइज करना है नेशनल इनकम को तो लोगों को पैसा देना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट देनी पड़ेगी। अगर हमारे पास नहीं भी है तो हम कितना ज़्यादा उनको लोन दे सकते हैं कि इन फ्यूचर के अंदर वो पैसा हमारा कवर अप हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ गए होंगे, एक बार देख सकते हैं आप ही के लिए थोड़ी सी मेहनत रात को मुझे करनी पड़ रही है। अभी पता है 1 बजने वाला है, सब कुछ सो चुके हैं, लेकिन मैं शांति की वजह से रात को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ कि इसके अंदर आपको कोई भी अलग से आवाज़ ना आ जाए, क्योंकि दिन में बहुत शोर होता है हमारे आसपास एरिया में। ओके, तो भाई प्लीज़ यार थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना। देख लो अब आप मेरे इस नोट्स को। तो भाई अब हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में क्या शुरू करेंगे देख लो भाई, हम शुरू करेंगे सेंट्रल बैंक। इसकी भी पूरी कहानी आपको समझाएंगे यहाँ बढ़िया बढ़िया तरीके से। उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर। तो होप आप लोगों को म्यूचुअल फंड समझ में आ गया होगा। बेटा ये जो नीचे स्पेस है ना, आप उसको यहाँ पे डायग्राम को बना लें प्लीज़, क्योंकि मैं यहाँ बना नहीं पाऊँगा तो इसलिए मैंने आपको वो दूसरी वीडियो को एडिट करके दिखाया था उसके अंदर। ओके, तो म्यूचुअल फंड भी समझ में आपको आ गया होगा, मनी क्रिएशन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज हमारा इसका सेकंड पार्ट भी ख़त्म होता है कि कमर्शियल बैंक्स में हमने कौन कौन सी बातें पढ़ी। कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बताइए, वरना मिलते हैं अब आप लोग से पार्ट 3 के अंदर, जिसमें बात करेंगे सेंट्रल बैंक की, और वो भी बहुत बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई डाउट लगी हो, प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और उम्मीद है आपसे बहुत जल्दी मिलूँगा पार्ट 3 के साथ, आज शाम तक या फिर कल तो डेफिनेटली मिल ही जाऊँगा। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।